कल सुबह मैं दिल्ली से पहले बिहार गया, बिहार से मैं बंगाल गया और बंगाल से रात को दिल्ली जाके आज मैं सुबह वापस 8 बजे मैं यहां पहुंच गया था। कल बिहार जहां मैं गया वहां पर पटना से 1.5 घंटा दूर आरा जगह है, जहां वीर कुंवर सिंह बहुत बड़े 80 साल की उम्र में भी उन्होंने हथियार उठाए थे अंग्रेजों के खिलाफ। मैं उनकी धरती पर जाने का अवसर मिला तो शाम को बंगाल में कलकत्ता में मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हमारे जनसंघ के संस्थापक, हमारे पहले अध्यक्ष, उनके घर पे मेरा अपना कार्यक्रम था। और देखिए क्या सौभाग्य है, 2011 में मैंने उनके घर से ही कलकत्ता से कश्मीर की यात्रा शुरू की थी, तिरंगा यात्रा, राष्ट्रीय एकता यात्रा। और उस समय तिरंगे झंडे के मान सम्मान के लिए वो यात्रा थी, लाल चौक पे आके तिरंगा झंडा फहराना था। उस समय हालात ऐसे यहां पे पैदा कर दिए कि हमें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। लेकिन आज देखिए आर्टिकल 370-35A के जाने के बाद जम्मू कश्मीर में वो शांति आई है। आज टूरिस्ट भी बढ़ा है और हमारे लाल चौक पर भी आज कोई खतरा नहीं, कोई बुरा दृश्य नहीं। आज वहां पर टूरिस्ट और भाईचारा एक साथ दिखता है। इससे हमारी आवाम को फायदा हुआ है, हमारे श्रीनगर को, हमारे कश्मीर को, हमारे जम्मू को, सबको फायदा हुआ। लेकिन कुछ परिवारों ने ऐसी परिस्थितियां बनाकर रखी थी कि वो 2-3 परिवारों की राजनीति चलती थी। अभी मैं गुप्कर रोड से ही आया, 20 साल वहां से जाने का भी मुश्किल से मौका मिलता था। लेकिन आज आप कश्मीर के किसी हिस्से में जाइए, कोई रोक टोक नहीं। साथियों, जिस विषय पे मैं बात करने आया हूं वो है ONOE, वन नेशन वन इलेक्शन। एंड वन नेशन वन इलेक्शन बिल इज हिस्टोरिक, विजनरी एंड ट्रांसफॉर्मेटिव। ये बिल ऐतिहासिक भी है, बहुत बड़ी रिफॉर्म लाने वाला भी है और एक दूरदृष्टि वाला है। इससे क्या लाभ होगा? लोग प्रश्न चिन्ह उठाते थे, लोग मतलब कि विपक्ष के नेता, वो कहते थे 1 नेशन 1 टैक्स, GST आएगा तो ये वो हो जाएगा। सुधार ही हुआ है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हुई, ट्रांसपोर्टेशन का समय कम लगा, टैक्स कलेक्शन उससे ज्यादा हुई, बेहतर ट्रांसपेरेंसी आई है। इसी तरह से ही आर्टिकल 370-35 खत्म होने के बाद एक देश एक निशान, एक विधान, एक प्रधान हो गया, उससे भी फायदा ही हुआ है। ऐसे 1 नेशन 1 इलेक्शन से क्या होगा? ये बहुत आसान काम है। ये इसलिए किया जा रहा है कि इस देश में एक समय पर ही चुनाव हो जाए, पार्लियामेंट के भी और असेंबली के भी। अब जैसे आपको जम्मू कश्मीर असेंबली के अलग चुनाव करवाने पड़ते हैं और पार्लियामेंट के अलग चुनाव लड़ते हो, अगर एक ही समय दोनों चुनाव हो जाएं तो क्या वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी, क्योंकि लोकसभा में कम होती, विधानसभा में बढ़ जाती है। अगर एक ही साथ चुनाव होगा तो खर्चा कम होगा कि नहीं होगा? अगर एक ही समय चुनाव होगा तो जो आपके अधिकारी, कर्मचारी, आपके टीचर्स जो इलेक्शन ड्यूटी में लगे रहते हैं, उनका समय बचेगा नहीं बचेगा? वो आपके बच्चों के लिए स्कूल में उपस्थित रहेंगे। आपके पैरामिलिट्री फोर्सेस जो बार बार उनकी नियुक्ति की जाती है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट, दूसरी स्टेट से तीसरी स्टेट, क्या उनका समय बचेगा कि नहीं बचेगा? और कितना कितना बचेगा, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। बट लेट मी टेल यू, it is not only about the economic policy, it is about the economic freedom also. It is not just about taxation, it is about nation building. और हमारी सरकार जो है वो लगातार नेशन बिल्डिंग का ही काम करती है। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, ये नरेंद्र मोदी जी ने बार बार कहा। रिफॉर्म मतलब बदलाव लाना। बदलाव क्या लाए? हमने अंग्रेजों के समय के 1500 से ज्यादा कानून
खत्म कर दिए हैं और नए कानून बनाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। और सबसे बड़ा फर्क क्या है? जिंदाबाद। आप देखिए, अंग्रेजों ने बनाया था इंडियन पीनल कोड, सीआरपीसी में भी पीनल कोड है। वो दंड देने की बात करते, पीनल एक्शन लेने की बात करते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कहा भारतीय न्याय संहिता, यानी कि आपको दंड नहीं, आपको न्याय, आपको जस्टिस देने की बात करती है तो भारतीय जनता पार्टी करती है साथियों। इसी तरह से हमने इससे न्याय दिलाने का काम वन नेशन वन इलेक्शन से किया। कॉस्ट तो कम होगी, कितनी कॉस्ट कम होगी? कितनी कॉस्ट कम होगी? लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया खर्च आया 2024 के लोकसभा चुनाव में। अलग अलग रिपोर्ट्स कहती हैं, कोई 1 लाख करोड़, कोई 1.25 लाख करोड़, कोई 1.5 लाख करोड़ कहता है। और ये 2019 के चुनाव से लेकर अब तक लगभग 2 से 3 गुना बढ़ गई है। तो सोचिए, जब 2029 का 2029 का इलेक्शन आएगा तब तो ये 1.5 लाख करोड़ से बढ़ के 3 लाख करोड़ पहुंच जाएगी। और अलग अलग असेंबलीज के अगर आप चुनाव देखेंगे तो कितने कैंडिडेट खड़े होते हैं। छोटे छोटे दल भी खड़े हो जाएंगे, बड़े बड़े भी खड़े होते हैं। होना चाहिए, हर किसी को अधिकार है लोकतंत्र में, चाहे एक व्यक्ति चुनाव लड़े, चाहे छोटा दल लड़े, चाहे बड़ा दल लड़े, हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। और वन नेशन वन इलेक्शन से किसी का अधिकार हम नहीं छीन रहे। वी आर जस्ट ट्राइंग टू सिंक्रोनाइज द इलेक्शन। हम विधानसभा और लोकसभा के चुनाव को एक साथ करवाने की बात कर रहे हैं, हम चुनाव खत्म कराने की बात नहीं कर रहे। और मैं आपके लिए इसका एक उदाहरण दूं। मुझे बाहर मीडिया वालों ने सवाल पूछे, इसलिए मैं यहाँ पे उसका उत्तर जरूर देना चाहूंगा। कौन सा मुझे बाहर पूछा क्या इससे अधिकार खत्म हो जाएंगे? तो विपक्षी दल जो है वो भय और भ्रम फैलाते हैं। आप याद करो आर्टिकल 370-35 पे इन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा था खून की नदियां बह जाएंगी। ट्रिपल तलाक आया तो उन्होंने कहा मुस्लिम बहनों के साथ अत्याचार हो जाएगा। सीएए का कानून बना तो कहा मुस्लिमों को नागरिकता चली जाएगी। यही कहते थे कि नहीं कहते थे? राम मंदिर बना तो उन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग हो जाएंगे। विपक्ष ने बार बार झूठ बोला और आपके बीच में डर पैदा करके आपको डराकर ये वर्षों तक आपके वोट बैंक छीनते रहे हैं। केवल वोट लेने का काम किया है, डराने का काम किया है। नरेंद्र मोदी की सरकार डराती नहीं, आपको मजबूती देने का काम करती है, आपको मजबूत करने का काम करती है। शाहबानो केस में राजीव गांधी जी के पास मौका था कि मुस्लिम बहनों को उनका न्याय दे देते, लेकिन उन्होंने कानून बदल दिया। न्याय दिलाने के लिए नहीं, मुस्लिम बहनों का हक मारने के लिए किया था। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने कानून बनाया, मुस्लिम बहनों को हक दिलाने के लिए बनाया है। साथियों, हमने किसी का हक छीना नहीं। कौन सा मुस्लिम देश है मुझे बताइए जहां पे ट्रिपल तलाक अब तक है? मैं तो सब मुस्लिम देशों में जाता हूं। यूएई के देश देख लीजिए, सऊदी अरेबिया देख लीजिए, पाकिस्तान देख लो, बांग्लादेश देख लो, अफगानिस्तान देख लो, कहां पे है? केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए किया जाता था। सीएए का कानून बनने से जिनको पाकिस्तान अफगानिस्तान में डराया जाता है, धर्म परिवर्तन किया जाता है, जिनकी बच्चियों को उठाकर जबरदस्ती उनका निकाह करवा दिया जाता है, केवल उनको देने के लिए कानून था कि उनको नागरिकता मिल जाए। कोई बुरा तो नहीं किया किसी की बच्ची को नागरिकता मिले तो। आज ये कानून बनाकर भी हम किसी का बुराई नहीं कर रहे। हम क्या कह रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुना, इसमें क्या होगा। मान लीजिए 2029 से वन नेशन वन इलेक्शन लागू होता है तो क्या होगा? 2029 को जब पहली पार्लियामेंट चुनकर आएगी, पहले दिन वो बैठेगी, तो वो अपॉइंटेड डेट होगी। उस अपॉइंटेड डेट से ठीक 5 साल बाद अगला चुनाव होगा। उसके बीच में उसकी टर्म 5 साल की है, लोकसभा की भी और विधानसभा की। अब कईयों ने कहा कि अगर सरकार गिरेगी तो क्या होगा? कईयों ने कहा इसमें तो सरकार गिराने का प्रावधान नहीं है, इसमें बाकी कोई और प्रावधान नहीं बदला जा रहा। मैं मीडिया के मित्रों को भी कहना चाहता हूं, थोड़ा
जो डिजिटल मीडिया वाले वो और ध्यान से सुनिए। इसमें 82A, 83, 172 एंड 327 ये 4 ही अमेंडमेंट्स लाई जा रही है। एक इंसर्ट किया जा रहा है 82 में, 83, 172 एंड 327। क्या है ये? इसमें है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव इकट्ठे होंगे, एक ही सिंक्रोनाइज करना है। दूसरा, पार्लियामेंट को ताकत देनी है कि लोकसभा विधानसभा के चुनाव इकट्ठे कर सके। तीसरा, इलेक्शन कमीशन को ताकत देनी है कि वो तय करे कि चुनाव कब होगा। अगर किसी राज्य की परिस्थिति ठीक नहीं है तो उस समय वहां पे चुनाव नहीं होगा। मान लीजिए टेररिज्म इफेक्टेड हमारी 2-3 स्टेट थी, पंजाब में होता था, जम्मू कश्मीर में था, एक आधे किसी और राज्य में परिस्थिति खराब हो। अगर ऐसी कोई परिस्थिति है तो इलेक्शन कमीशन तय करे कि इसका चुनाव कब होगा, और उसके लिए भी दे हैव टू गिव अ वैलिड रीजन। उनको एक सही कोई बताना पड़ेगा क्या रीजन है, उसके बिना नहीं ऐसे इलेक्शन कमीशन भी कर सकता, नहीं तो कोर्ट जाएंगे लोग। तो ये भी उसमें प्रावधान हमने किया है। तो इससे क्या लाभ मिलने वाला है? 5 साल का इलेक्शन हो गया, सरकार बीच में, अगर आपके पास बहुमत नहीं है, आपके पास मेजोरिटी नहीं, तो आपकी सरकार गिर जाएगी। जिसके पास आंकड़े मेजोरिटी हो वो सरकार बना लेगा। तो जो अनएक्सपायर्ड टर्म है, जितना बाकी समय बचा उसके लिए पहले भी इतनी सरकार बनती थी वो बनेगी। लेकिन मान लो अगर सरकार गिर जाती है, कोई बना नहीं पाता है, मान लीजिए 2029 में हमारा चुनाव हुआ, 2031 में जम्मू कश्मीर की सरकार गिर जाती है, तो क्या अगला विधानसभा चुनाव में 5 साल के लिए सरकार चुनी जाएगी? नहीं, वो 3 साल के लिए चुनी जाएगी, 2034 तक के लिए। इट इज कॉल्ड अनएक्सपायर्ड टर्म। जो समय पूरा नहीं हुआ, केवल उस समय के लिए सरकार चुनी जाएगी। क्लैरिटी है? अनएक्सपायर्ड टर्म के लिए सरकार चुनेगी। आप सरकार गिरा सकते हो अगर आपके पास नंबर है, आप सरकार बना सकते हो अगर आपके पास नंबर है। और इससे क्या होने वाला है और क्या होगा बताइए, क्या क्या फायदे होने वाले हैं? पहले तो नहीं, पैसे तो मैंने बता ही दिया भाई, आप पैसे पे टिक गए। इसमें क्या ये अचानक बन गई कमेटी? किसने रिकमेंडेशन दी थी? ये हाई लेवल कमेटी थी जो देश के पूर्व प्रेसिडेंट राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में बनी। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी उसमें रहे, गुलाम नबी आजाद जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे वो उसमें रहे, और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे जी रहे। इन्होंने किन किन से चर्चा की? जितने पुराने चीफ जस्टिस रिटायर्ड हैं सबसे चर्चा हुई, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से चर्चा हुई, हमारे जो पुराने जज रिटायर हुए उनसे चर्चा हुई, हमारे जितने पुराने इलेक्शन कमिश्नर हैं उनसे चर्चा हुई, राज्यों के इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनके साथ चर्चा हुई, सीआईआई, फिक्की, पॉलिटिकल पार्टीज, इन सबसे चर्चा हुई, राज्यों में बुलाकर जाकर इन सबसे चर्चा हुई। ये इतनी चर्चा करने के बाद, हजारों लोगों के विचार आने के बाद, उसको देखने के बाद हाई लेवल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी। किसी ने मुझे कहा, या जैसे विपक्ष के नेता कहते हैं कि मोदी जी एक साथ सब चुनाव करा के सारे चुनाव जीतना चाहते हैं। साथियों, क्या देश में पहले चुनाव एक साथ नहीं हुए? हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, लेकिन 1952 में पहला चुनाव हुआ कि नहीं हुआ? 52 से 57, 57 से 62, 62 से 67, ये सारे साल 67 तक सारे चुनाव, 1967 तक सारे लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे। लेकिन कुछ मजबूरी ऐसी बनी जहां पे सरकारें केरल और अन्य राज्यों में गिराई गई, और किसने गिराई मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं सरकारें गिराने का काम कौन करता था। राहुल गांधी जी के परिवार वाले यही काम करते थे, पार्टी वाले भी यही काम करते थे। आर्टिकल 356 का जितना दुरुपयोग प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए और सरकारें गिराने के लिए किया, और जम्मू कश्मीर में भी किया है, वो किससे छिपा नहीं है, केवल नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी ने किया है। 88 टाइम्स, 88 बार इन्होंने आर्टिकल 356 लगाया। और साथियों, एक कब जब कांग्रेस की पराजय होनी शुरू हुई 1967 में केरला में, उसके बाद ये सब बदलाव हुए।
1971 में क्या हुआ? कौन सा इंदिरा गांधी जी ने तो 5 साल की टर्म होती थी लोकसभा, उसको भी 6 साल कर दिया। और यही नहीं, इमरजेंसी लगाने का काम इस देश में जो डार्केस्ट पीरियड, काला अध्याय कोई था तो कांग्रेस के द्वारा लगाई गई इमरजेंसी थी। ये मीडिया वाले भी जेल में थे, पॉलिटिकल ऑपोजिशन पार्टी के नेता भी जेल में थे। हमने तो कोई नहीं किया। मोदी सरकार को 11 साल हो गए, वाजपेयी जी की सरकार 6 साल थी, 17 साल तो हमने राज किया। उससे पहले हमारी गठबंधन की सरकार थी। क्या हमने एक भी सरकार आज तक गिराई? हमने कोई सरकार कहीं पे नहीं गिराई। हमने सरकारें बनाने का काम किया। और आज मैं आपको कहना चाहता हूं, 1983 में जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, उस समय चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने 2019-2024 के अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में कहा एक देश एक चुनाव होना चाहिए। 2015 में पार्लियामेंट की कमेटी ने कहा कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए। 1999 में लॉ कमीशन ने कहा कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए। 1984 में हम लोगों ने, भाजपा ने तब वायदा कर दिया था कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए। 2019 में जब ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, तब भी हमने इस बात को रखा कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए। हमने हाई लेवल कमेटी बनाई, तब जाके अब हम लाए हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन करना चाहिए। यानी कि इस देश में पहले से एक देश एक चुनाव होता था। बीच में कांग्रेस ने सरकारें गिराई या अन्य कारणों से सरकारें एक समय पे चुनाव नहीं हुए। आज अगर हम उस स्थिति को ठीक करना चाहते तो ठीक है कि नहीं है? देश का बचाव होगा कि नहीं होगा? कार्यकर्ता का भी समय बचेगा, नेता का भी समय बचेगा, देश का भी पैसा बचेगा। और यही नहीं साथियों, खर्चा घटाने, सुरक्षा बलों का समय बचाने और प्रभावी नीति आयोग। मैं बाहर मीडिया के मित्रों को बता रहा था, और कौन साहब ने तो कई चुनाव लड़ा लिए, आप में से कईयों ने लड़ भी लिए। चुनाव की तैयारी कितनी देर पहले शुरू होती है? अभी आपके आने वाले होंगे कॉर्पोरेशन के, फिर डीडीसी के आ जाएंगे, फिर किसी और के आ जाएंगे। कहीं पे भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, पॉलिटिकल पार्टीज उससे कम से कम 3-4-6 महीने पहले अपनी तैयारी शुरू कर देती है। यानी कि कामकाज में प्रभाव आना शुरू हो जाता है, कामकाज थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है। फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता तो वो 40-45 का दिन, कई जगह 90-90 दिन रहता है। तो उस समय भी कोई काम नहीं होता, तो अधिकारी कहता है नेता नहीं है तो काम नहीं होगा, तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होने के बाद जब सरकार बनती है, नया मंत्री बनता है, नया मुख्यमंत्री बनता है, तो उनको नए प्रोग्राम, नई स्कीम्स लाने में थोड़ा समय लगता है, तो वहां समय जाता है। हर साल 5 राज्यों में कम से कम चुनाव होते हैं। तो सोचिए देश कितना समय बर्बाद होता होगा देश में। अगर ये एक ही समय पे सब चुनाव हो जाएं, तो आप सोचिए देश का कितना समय बचेगा, कितना काम करने का अवसर मिलेगा। और यही नहीं, हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी वो भी बढ़ेगी, हमारा फेडरल स्ट्रक्चर में और बेहतर कोऑर्डिनेशन होगा, हमारा वोटर टर्नआउट बढ़ेगा, हमें आर्थिक लाभ भी इससे मिलने वाला है। विपक्ष के लोगों ने कहा दुनिया में कहां होता है? अरे स्वीडन में तो लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, उनके कॉर्पोरेशन के चुनाव एक साथ हो जाते हैं और वहां पे 84% वोटिंग होती है, 87% वोटिंग होती है। दक्षिण अफ्रीका में नेशनल एंड रीजनल इलेक्शन एक साथ हो जाते हैं स्टेट्स के। ऐसे अन्य देशों में ऐसा ही होता है। और काले धन पे अगर मैं बात करूं, ब्लैक मनी, हो सकता है विपक्ष के लोगों को चंदे की चिंता हो, ज्यादा चुनाव होंगे तो ज्यादा चंदा लेना वो शुरू करें। हम तो कहते हैं भाई चंदा देने वाले को भी मुक्ति मिलेगी, एक बार ही चंदा देना पड़ेगा, बार बार नहीं देना पड़ेगा। व्यापारी को बहुत लाभ होगा, एक ही बार चंदा देना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव तो एक बार हो जाएगा। ये जो बार बार चुनाव है इसमें चंदा बार बार देना पड़ता है, इलेक्शन फंड बार बार देना पड़ता है। सो चंदा भी बचेगा और जो इलेक्शन पे खर्च, जैसे मैंने कहा कि लगभग अगर 1.5 लाख करोड़ ये खर्च होता तो विधानसभाओं के मिलाकर सोचिए कितने लाख करोड़ खर्च होते हैं। अगर वो सारा पैसा देश की स्वास्थ्य और शिक्षा, हेल्थ और एजुकेशन पे लगे तो लोगों को कितना लाभ मिल जाएगा।
बच्चों को अच्छे पढ़ने लिखने की और सुविधाएं मिल जाएगी, काले धन पर रोक लग जाएगी, भ्रष्टाचार कम होगा और ये सारे लाभ हमें मिलने वाले हैं। 83% ऑनलाइन फीडबैक ली गई, 50% राजनीतिक दलों से परामर्श किया गया और उन सबने सहमति दिलाई, 100% सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों से हमने मिले। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है। आम चुनाव से लेके सारे बातें, लॉजिस्टिक से लेके बाकी सब बता दी, आसान तरीके से बता दी। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो मैं उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा साथियों, अगर ब्राजील, स्वीडन, बेल्जियम, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, जापान, इंडोनेशिया जैसे कई देशों में अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो हमारे यहाँ पर क्यों ना। हालांकि हाई लेवल कमेटी ने तो ये कहा था कि पार्लियामेंट और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो जाएं और अगले 100 दिन के अंदर कॉर्पोरेशन के चुनाव भी हो जाए तो आप सबको शांति मिल जाएगी।